गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एक्ट की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। रिसेंटली हमने इससे पहले चार्टर एक्ट 1793 को डिस्कस किया था। बेसिकली हम एक्ट इस वीक एक्ट्स पे बात कर रहे हैं। तो हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट डिस्कस किया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी हमने डिस्कस किया, 1793 का चार्टर एक्ट भी हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने बहुत सारे प्रोविजंस डिस्कस किए थे कि किस तरीके से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं, गवर्नर जनरल, गवर्नर्स, कमांडर इन चीफ, उनमें क्या क्या चेंजेस ब्रिटिश क्राउन लेकर आता है। ठीक है। और 1793 से ही ये बात ब्रिटिश क्राउन ने तय की थी कि नाउ हम ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने का जो राइट है वो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए देते हैं। अगले जो 20 ईयर्स होंगे, 1793 प्लस 20 इज इक्वल टू 1813, उसके बाद हम सोचेंगे कि कंपनी का क्या करना है। ठीक है। तो यहां पर कंपनी को बोला गया था कि हाँ, यू हैव द ट्रेड मोनोपोली, आप सिर्फ ट्रेड करेंगे, कॉमर्स करेंगे, बाकी जो पॉलिटिकल वर्क है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। ठीक है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, दैट वाज टू बी अपॉइंटेड बाय दिस ब्रिटिश क्राउन। तो लेट अस डिस्कस चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसका एक बैकग्राउंड हम देखते हैं। दिस इज नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इमर्ज्ड एज अ सक्सेसफुल लीडर आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, ये कहानी यहीं से ही शुरू होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था ब्रिटेन के पास रीजन कि वो क्या कारण देगा कि 1813 में हमको कंपनी की जो ट्रेड और कॉमर्स की मोनोपोली है उसको आगे लेके जाना या नहीं। इसको थोड़ा सा समझो कि नेपोलियन बोनापार्ट एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाता है यूरोप में। नेपोलियन बोनापार्ट वाज अ की फिगर 1789 से 1799 तक। फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। ठीक है। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक लीडर की तरह निकल कर आता है। नाउ इसको पता है कि ब्रिटिश जो हैं, इसके जो पड़ोसी हैं, दे आर इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली स्ट्रॉन्गर देन फ्रांस। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री जब भी एक रेवोल्यूशन से निकल कर आता है, अपने इंटरनल डिस्टरबेंसेस को ठीक करता है और एक ग्लोबल लेवल पर आकर खड़ा होता है, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। जैसे इंडिया भी था 1947 में, जैसे कभी अमेरिका था अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम। तो यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ये चाहता है कि हम ब्रिटेन को पीछे छोड़े, मिलिटरीली तो नहीं, लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली उनको पीछे छोड़ दें तो उसका इफेक्ट ब्रिटिश की मिलिट्री पे भी पड़ जाएगा। ठीक है। और ही वॉज अ मिलिट्री लीडर, तो ऑब्वियसली कोई कॉन्क्वेस्ट की तो ये सोच ही रहे होंगे। तो यहां पर उस समय ब्रिटेन वॉज द मेन एक्सपोर्टर इन यूरोप, और यूरोप में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने की वजह से ब्रिटेन का जो ट्रेड था वो पीक पर था। नाउ जो कंट्रीज ब्रिटेन से गुड्स को इंपोर्ट करते थे, नेपोलियन बोनापार्ट एन इन्फ्लुएंशियल लीडर उन्हें इन्फ्लुएंस करता है कि आप ब्रिटेन से सामान ना लेकर के हमसे दो, हमसे लो, हम आपको चीप प्राइसेस पे देंगे। दिस वाज द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ नेपोलियन, जिससे उसका फॉल भी हुआ आगे चल के। तो यहां पर नेपोलियन बोनापार्ट फॉल्स प्रॉमिस करता है और ब्रिटिश का जो ट्रेड होता है वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है। ठीक है, बट ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, और जो कंट्रीज जो पहले कभी फ्रांस की साइड है वापस से ब्रिटिश से ट्रेड करने लग जाते हैं। बट देर वाज अ न्यू प्रॉब्लम इन ब्रिटेन, कि ब्रिटेन में जो फैक्ट्री थी और ट्रेडर्स थे, बेसिकली जो व्यापारी लोग थे, उनका जो सामान था, रिसेशन आ गया था, कोई ले नहीं रहा था। दे वर वरिड, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्रिटिश मर्चेंट्स वर वरिड, इन केस अगर हमारी फैक्ट्री से, हमारी इंडस्ट्रीज से सामान बाहर नहीं गया, वी विल गॉन बैंकरप्ट। तब एक ही रास्ता है कि हम, ऑब्वियसली मर्चेंट्स वर पावरफुल, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक इनका इन्फ्लुएंस होता था। ये अब प्रेशर बनाएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट पे कि नाउ वी वांट इंडिया एज आर इंपोर्टर। हम हमारे गुड्स, मशीन वाले जो गुड्स हैं, वो इंडिया में बेचना चाहते हैं, और आपको उसके लिए कंपनी को रेगुलेट करना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी
को अब थोड़ा आपको ट्रेड से बाहर करना पड़ेगा। तो ये एक्ट यही बताता है कि किस तरीके से कंपनी ईस्ट इंडिया किस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड से बाहर करती है, उस पर और भी ज्यादा ग्रिप अपनी ले लेती है। नाउ द ब्रिटिश क्राउन had no option but the enactment of this 1813 चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एक्ट को एनेक्ट करेगी और उसमें क्लियर प्रोविजन लिख देगी, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज फिनिश्ड नाउ। अब और भी जो कंपनी है ब्रिटेन की वो इंडिया आएंगी और ट्रेड करेंगी। ठीक है, तो यहां देखो, तो दे डिमांडेड, जो कंपनी से मर्चेंट से, दे डिमांडेड दे बी गिवन अ शेयर इनटू अ ब्रिटिश ट्रेड इन एशिया एंड डिसॉल्व द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस चार्टर एक्ट ने वही किया। ठीक है, कंपनी ऑब्जेक्ट भी करती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, नहीं इंडिया में हम आए हैं, अपना हाथ जमाया है, इतना हमने स्ट्रगल वहां पर किया है, ठीक है, बट इनके ऑब्जेक्शंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर ब्रिटिश मर्चेंट्स, इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट अलाउ कर देती है कि आप इंडिया में आओ, और एक लाइसेंसिंग सिस्टम के इनको लाइसेंस देती है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू कि आप इंडिया में आओ, ट्रेड करो, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको नहीं रोकेगी। हमने उनकी मोनोपोली इस एक्ट के थ्रू खत्म कर दी है। यहां पर एक प्रोविजन जो नोटेबल है वो ये है, द ट्रेड मोनोपोली विद चाइना इन द ट्रेड ऑफ टी एंड ओपियम, ठीक है, वो ब्रिटिश वो कंपनी के पास रहेगी। टी में बेसिकली ट्रेड विद चाइना एंड द टी ट्रेड है ना, चाय का ट्रेड और चाइना के साथ ओपियम का ट्रेड, वो ब्रिटिश के पास ही रहा, सॉरी कंपनी के पास ही रहा। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सेप्शन ऑफ दिस एक्ट। तो यहां पर आप देखो कि किस तरीके से ब्रिटिश क्राउन जो है वो, पहले तो आप देखो 1793 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 था, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया था कि नाउ अब इंडिया में जो कंपनी ने जीता है वो ब्रिटिश पोजेशंस कहलाए जाएंगे। ठीक है, वो कंपनी के पोजेशन नहीं होंगे। तो यहां पर भी क्राउन की जो सोवरेनिटी थी वो और भी ज्यादा ब्रिटिश पोजेशंस पर हो जाती है। ठीक है, the company's rule was extended to another 20 years. Their trade monopoly was ended except for the trade in tea, opium and with China. It empowered the local governments to tax people subject to the jurisdiction of the Supreme Court. आपको ये पता है कि 1793 का जो एक्ट आया था, रेगुलेट जो चार्टर एक्ट था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसको लिमिट कर दिया था कि इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो केवल ब्रिटिश सब्जेक्ट तक है। लेकिन यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि आप लोगों पर टैक्स लगा सकते हो, बट द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन विल बी अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट्स हैं। यहां पर जो इंडिया में जो ट्रेड हो रहा था उसका जो डिविडेंड आता था, पूरा जो रेवेन्यू आता था, उसमें कंपनी का जो डिविडेंड था वो 10.5% तक फिक्स कर दिया था ब्रिटिश क्राउन ने। ठीक है, that gave more powers to the courts in India over the European and British subject. Obviously, सुप्रीम कोर्ट है, 1793 में आपको कुछ पावर्स दिए उन्होंने कि ब्रिटिश सब्जेक्ट पर आप रूल कर सकते हो। ठीक है, नॉट ऑन इंडियन एंड अदर अदर सब्जेक्ट्स, बट यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपकी जो यूरोपियन और ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं उन पर और भी ज्यादा आपका जुरिडिक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर देखो, ये वो फीचर है जिसने इंडिया का ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया था। 1813 का चार्टर एक्ट, उससे पहले तक इंडिया में गुरुकुल कल्चर वाज एग्जिस्टिंग, बट 1813 के चार्टर एक्ट ने इंडिया में मिशनरीज को प्रमोट किया। ठीक है, और इनको रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए प्रमोट किया कि क्रिश्चियनिटी की प्रैक्टिस इंडिया में की जाए। ठीक है, द मिशनरीज वर सक्सेसफुल इन गेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अ बिशप फॉर ब्रिटिश इंडिया विद हिज हेडक्वार्टर्स एट कैलकाटा इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जो मिशनरीज जो आए उनके ऊपर जो एक इंस्टीट्यूशन था वो कैलकाटा में एस्टेब्लिश कर दिया गया, मतलब पूरा एक फ्रेमवर्क बना दिया गया था कि किस तरीके से ब्रिटिश मिशनरी इंडिया में आएंगे और बेसिकली रिलीजियस कन्वर्जन्स वहां पर होंगे, वहां पर क्रिश्चियनिटी की ज्यादा आपको टीचिंग्स दी जाएगी। ठीक है,
एक चीज आप इसमें याद रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1813 के चार्टर एक्ट से पूछा जा सकता है, जो अभी पूछा गया था वो ये था, रिसेंटली सिविल सर्विसेज, दिस पॉइंट। ठीक है, तो पूरा एक्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहां पर इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के देखो, 17 सेंचुरी खत्म हो गई है, 18 सेंचुरी खत्म हुई है, 19 सेंचुरी शुरू हुई है, और 19 सेंचुरी बिल्कुल नई नई शुरू हुई है, तो ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हुआ है। अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से का रीजन क्या है, ब्रिटेन में बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च हो रही है, ब्रिटेन डेवलप हो रहा है, तो वो एजुकेशन को प्रमोट अब ब्रिटेन इंडिया में भी करता है। ठीक है, हाउ एवर इंडिया काफ़ी इस टाइम पीछे रह गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिकॉज ऑफ द ह्यूज इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर ब्रिटेन फाइनेंशियल ग्रांट देते हैं कि इंडिया में प्रमोशन किया जाए साइंस का। ठीक है, हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि ये एक सॉफ्ट स्टेप था जो ब्रिटिश ने इसलिए लिया बिकॉज लॉट ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन्स वर हैपनिंग इन दैट टाइम। तो जो लोकल रूलर्स थे इंडिया में, जो लोकल मासेस थे, वो थोड़े से इसमें प्रोग्रेसिव हों, ठीक हों, ज़्यादा पीछे ना सोचें, उसको देखते हुए ये प्रोविजंस बनाया था। द कंपनी was also to take up a greater role in the education of the Indians under them, and it was to set aside rupees 1 lakh for this purpose. ब्रिटिश इंडिया ईस्ट ब्रिटिश जो कंपनी थी उन्होंने भी इस पे ज़्यादा रोल दिया और इंडियंस की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए जो थे अलॉट किए थे कि वी विल एजुकेट द इंडियंस। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट बन गया था बिकॉज जब 1813 का चार्टर एक्ट में ये दो बेंचमार्क ब्रिटिश ने जो सेट किए थे कि एक तो हम आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे और दूसरा 1 लाख रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है फॉर एजुकेशनल पर्पस। क्या इंडियंस उस समय पूरी तरह से इलिटरेट थे? आंसर इज नो। ठीक है, वो अपने ढंग से इंडियनाइजेशन कर रहे थे। ठीक है, एंग्लेजाइजेशन कर रहे थे इंडियंस का। ठीक है, भारतीयों का अंग्रेजीकरण किया जा रहा था इस समय। ठीक है, so this was Charter Act of 1813. I hope you got all my points. Kindly subscribe the channel and stay tuned.